असलम से बात करते हैं। हेलो हेलो असलम, हेलो। ऑन करें अपना। जी गालिब भाई, आवाज आ रही? क्या हाल है, कैसे हो आप? हाँ जी, मैं ठीक हूँ। ठीक ठाक। बस दो सवाल थे आपसे टॉपिक के लिहाज से। हम्म। एक तो ये पूछना था, आपका माशाल्लाह नॉलेज है, पढ़ते रहते हैं आप लेटेस्ट स्टडीज़ वगैरह। तो इस वक्त एबायोजेनेसिस पे सबसे ज़्यादा वैलिड थ्योरी क्या है कि ज़िंदगी शुरू कैसे हुई? जिस तरह कुछ है कि भाई पता नहीं कहीं बाहर से आ गई थी लाइफ, या कैसे पहला लिविंग सेल कैसे स्टार्ट हुआ? तो इसके ऊपर इस वक्त सबसे ज़्यादा रिस्पेक्टेड थ्योरी क्या है? ऑब्वियसली हमें पक्का आंसर तो नहीं पता उसका, लेकिन आपको कुछ पता है कि इस वक्त नहीं, अब सबसे पक्का ज़्यादा? आंसर तो हमें नहीं पता ना यार, तो फिर इसके ऊपर ये बात करना कि कौन सी थ्योरी बेहतर है और कौन सी नहीं है। जितनी भी थ्योरीज हैं वो आपस में मिलती जुलती हैं, ठीक है। तो इसलिए, और मैं तो ये नहीं कहूंगा कि कौन सी सही है तो कौन सी नहीं है। और हो सकता है एबायोजेनेसिस के बारे में हम कभी भी इस कंक्लूजन पे ना पहुंच पाए कि किस तरीके से लाइफ शुरू हुई होगी, और हो सकता है कि लाइफ एक से ज्यादा तरीकों से शुरू हुई हो, हमें क्या पता। नहीं तो साइंटिफिक हलकों में कोई इस पे किसी किस्म की फेवर किसी थ्योरी को नहीं दी जाती, ये मैंने पूछना है। मुझे पता यार है देते कि होंगे, मगर मैं अब उसमें से मैं कैसे कह सकता हूँ कि ये वाली जो है बात ठीक है। वो तो कोई एक्सपर्ट बताएगा ना। ठीक है, और यही जो है, जो बिग बैंग का कॉज है, उसके साथ भी यही चक्कर है कि उसका हमें क्योंकि पता नहीं एग्जैक्टली कैसे हुआ था, बिग बैंग का कॉज क्या था। तो उसमें भी काफ़ी थ्योरीज हैं, तो कोई उसमें भी ऐसी वेल रिस्पेक्टेड या जिस पे कई लोगों का ज़्यादा झुकाव हो, जिसकी तरफ ऐसी कोई थ्योरी? देखें, बात वही है ना कि हाइपोथेटिकल बातें हैं ना। जहां पे प्रूफ नहीं है वहां पे हाइपोथेटिकल बातें हैं। जब प्रूफ नहीं है तो फिर हाइपोथेटिकल ही रहेगा। और हाइपोथेटिकल यहाँ फिर होने में क्या मसला है, ठीक है। जी, चलें ठीक है। एक और बस गलत ही था कि अभी मैं इस पे थोड़ी-सी रिसर्च कर रहा हूँ कि इनफाइनाइट रिग्रेस जो है पॉसिबल है या नहीं है। तो आपका एक एक इनफाइनाइट रिग्रेस का क्वेश्चन ही पैदा नहीं होता, अच्छा, वो क्योंकि कैसे? कॉज एंड इफेक्ट जो है वो यूनिवर्स के अंदर पैदा हुआ है। जी, तो इससे पीछे वो जा ही नहीं सकता। लेकिन हमें वही तो पता नहीं है ना कि शायद उसमें भी कॉज़ैलिटी एग्ज़िस्ट करती हो, बिग बैंग से पहले भी, नहीं इसका तो भी तो बात यह, वो कोई। तो फिर आपको साबित करना पड़ेगा ना कि कॉजेलिटी यूनिवर्स से पहले एग्जिस्ट करती थी। फिर बात करेंगे इस पे। जी, लेकिन ठीक है, आई थिंक सिंपल सी बात है, मज़हबी कॉजेलिटी तो लोग, नहीं एग्जिस्ट करती थी। जी, मज़हबी लोगों का तो यही आर्गुमेंट है ना कि कोई तो कॉज़ है बिग बैंग का। हम भी मानते हैं कि बिग बैंग का कोई कॉज़ हुआ है, तो कॉज़ैलिटी तो हमने खुद ही मान ली ना, ऐज़ ए हम्म। एथियस्ट होते हुए भी मान ली कि कोई तो कॉज़ हुआ होगा उसका। नहीं, कॉजेलिटी जो है, आप जाके, मैंने वीडियो एक बनाई हुई है इंग्लिश चैनल पे, डेथ ऑफ कॉजेलिटी, और उर्दू में भी मैंने कॉजेलिटी पे बनाई है। वो वीडियो जाके देखें, आपको फिर समझ आएगी। कॉजेलिटी जो है वो यूनिवर्स की बेटी है, यूनिवर्स कॉजेलिटी का बेटा नहीं है, ठीक है। अच्छा जी। समझ गए? जब कॉजेलिटी आप एस्टेब्लिश ही नहीं कर सकते कि यूनिवर्स से पहले मौजूद थी या नहीं, तो फिर आप कैसे कहेंगे? कॉजेलिटी इज बेसिकली एक्सचेंज ऑफ एनर्जी विद इन द यूनिवर्स। अगर एनर्जी एक्सचेंज यूनिवर्स के अंदर ही बंद हो जाए तो कॉजेलिटी खत्म हो जाएगी। समझ गए अच्छा, बात? अगर ठीक है। एनर्जी एक्सचेंज यूनिवर्स के अंदर ही बंद हो जाए तो कॉजेलिटी खत्म हो जाएगी। तो इस कॉजेलिटी की डेथ भी, अगर यूनिवर्स की हीट डेथ होती है तो वो कॉजेलिटी खत्म हो जाएगी उस पॉइंट पे। यूनिवर्स में कुछ भी नहीं होगा तो कॉजेलिटी खत्म, अब कुछ भी नहीं हो सकता। तो अब एक सिंपल सी बात है कि असल में अगर आप ये समझते भी हैं कि कॉजेलिटी यूनिवर्स को प्रोसीड करती है, तो बात यह है कि फिर सबसे पहली चीज तो कॉजेलिटी होगी ना, ठीक है। समझ गए हैं कि सोच जो है वो भी तो एक कॉज की वजह से ही पैदा हो सकती है ना, हुँ, ठीक है। तो फिर जी। जब सोच ही नहीं पैदा हो सकती तो फिर खुदा कैसे सोच सकता है? उसके लिए भी कॉजेलिटी चाहिए, अगर आप किसी और तरह की डेफिनेशन करते हैं जी, तो। जी अगर आप गालिब भाई, फिलोसफी की डेफिनेशन पे जाते हैं। नहीं, कॉज़ैलिटी का तो इसलिए ज़िक्र आ गया कि मैं इनफ़ाइनाइट रिग्रेस की बात कर रहा था। वो ज़रूरी नहीं है कॉज़ एंड इफ़ेक्ट, या कुछ भी हो सकता है, कोई भी रीज़न हो सकता है। मैं सिर्फ़, हम्म। आपने जो कहा है कि इनफ़ाइनाइट रिग्रेस नहीं हो सकता, मैं सिर्फ़ उससे बात पूछना चाहता हूँ कि जो इन्फ़िनिटी है, वो आगे की तरफ भी तो एग्ज़िस्ट करती है। यानी कि ये आगे को अगर हम जाएँ तो जिस तरह काउंटिंग है, उसका कोई एंड नहीं है। नहीं करती, आगे को कैसे इन्फिनिट रिग्रेस एग्जिस्ट करती है?
काउंटिंग जो है ना, वो काउंटिंग एक एब्स्ट्रैक्शन है, जी। काउंटिंग रियलिटी नहीं है। लेकिन अगर आप कोई नंबर बताएं तो उसमें हमेशा एक तो ऐड हो सकता है ना। तो भैया इन्फिनिटी आप मुझे बताएंगे, इन्फिनिटी को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? नहीं, मैं इस बात से तो आपकी एग्री करता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है ये, लेकिन एज ए कॉन्सेप्ट तो एग्जिस्ट करता है, और यही उसको उसको तो कोई यार रियलिटी मसला में ये है एक्सपीरियंस कि करने की चीजें वो काउंट करती हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करती है, इमेजिनेशन में नहीं। तो रियलिटी की यही एग्जांपल होगी ना कि आप कोई भी बड़े से बड़ा नंबर इमेजिन कर लें, मैं उसमें हमेशा एक ऐड कर सकता हूँ। तो मसला ये है कि जब वो नंबर चाहे इमेजिनेशन में एग्जिस्ट करे भी, अगर फिजिकल यूनिवर्स में एग्जिस्ट कर सके तो कैसे एग्जिस्ट करेगा? एग्जिस्टेंस जरूरी नहीं है कि न्यूमेरिकल फॉर्म में उसके कोई मतलब 75 बिलियन बकरियां ही हों, 75 बिलियन नंबर ऑन द पेपर भी तो हो सकता है ना। अलग एक एग्जांपल दे फिर रहा हूँ। अगर फर्ज करें, आप मुझे एक बात बताएं, आप यूनिवर्स में सारे मैटर को पेपर्स में कन्वर्ट कर दें और उसके ऊपर उनके ऊपर नंबर लिखना शुरू कर दें, क्या काउंटिंग उसके बाद भी चलती रहेगी जब नंबर पेपर खत्म हो जाएंगे, या नहीं खत्म होगी? चलती रहेगी। तो फिर बताएं वो रियल कैसे हुई? फिर आप रियल नंबर जरूर कहते हैं, जी। मगर इन्फिनिटी का मतलब ये नहीं है कि ये जो चीज है वो एग्जिस्टेंस में भी एग्जिस्ट करती है। फिजिक्स में जब भी इन्फिनिटीज कहीं पे इनकाउंटर होती है ना, ये बात याद रखिएगा, तो साइंसदान ये नहीं समझते कि वाकई ये इन्फिनिट वैल्यू है। जैसे एक सिंपल सी बात है, E इज इक्वल टू mc² जो इक्वेशन है, जी। या फिर जो स्पीड ऑफ लाइट की इक्वेशंस हैं खास तौर पे, ठीक है, स्पीड ऑफ लाइट पे जब आप ट्रेवल करते हैं ना, तो c की वैल्यू असल में, यानी किसी भी ऐसी चीज के लिए जिसका कोई फिजिकल मास है, स्पीड ऑफ लाइट पे इन्फिनिट ट्रैवल करने के लिए उसे इन्फिनिट एनर्जी चाहिए। यानी फर्ज करें कि यूनिवर्स में अगर एक हाइड्रोजन का एटम है, उसे आपने स्पीड ऑफ लाइट पे ट्रैवल कराना है, तो आपको इन्फिनिट एनर्जी चाहिए। ठीक है, जी। इसकी वजह से लोग ये समझते हैं कि अच्छा स्पीड ऑफ लाइट पे जाना इम्पॉसिबल है, समझ गए? मगर बहुत से साइंसदान ऐसे भी हैं जो ये सोचते हैं, क्योंकि बाकी जगहों पे जब भी इन्फिनिटी फिजिक्स की इक्वेशंस में कहीं पे आती है तो लोग उसे समझते हैं कि यहाँ पे हमारी अंडरस्टैंडिंग में कोई कमी है, इस वजह से इन्फिनिटी हमारा रिजल्ट निकल रहा है। मगर जब स्पीड ऑफ लाइट अटेन करने के लिए इन्फिनिट एनर्जी की बात आती है, तो साइंसदान समझते हैं कि ये वाकई एनर्जी इन्फिनिट चाहिए होगी। कुछ साइंसदान ऐसे हैं कि जो कि इस बात को गलत समझते हैं। ठीक है, समझ गए? जी। क्योंकि बाकी भी और जगहों पे इन्फिनिटी को गलत समझा जाता है। तो अगर आप ये समझ रहे हैं कि काउंटिंग इन्फिनिट है तो सब कुछ ही, मतलब काउंटिंग इन्फिनिट है तो फिर इन्फिनिटी एग्जिस्ट करती है, ये नेसेसरी कंडीशन नहीं है, ये जरूरी नहीं है कि ऐसा हो। और दूसरी बात है कि आपने ये कहा कि कॉजेलिटी आगे भी एंड तक चलती रहेगी, जब यूनिवर्स की हीट डेथ हो जाएगी तो कॉजेलिटी कैसे आगे चलेगी? बताएं मुझे। असल में कॉज एंड इफेक्ट यूनिवर्स में एनर्जी एक्सचेंज की एक वजह है, ठीक है, इस वजह से, जी। समझ रही हो? मे भी कोई नए उसके फिजिकल रूल्स नमूदार हो जाए गालिब भाई, हमें तो नहीं पता कि जब हीट डेथ होगा तो क्या उसका यार इफेक्ट होगा। अगर आपने अपने जेहन में एक बात इमेजिन कर लेनी है और फिर आपने ये सोचना है कि वो हो जाएगा और वो वैलिड बात है, तो फिर तो नहीं बात नहीं नहीं, हो कोई गई ना। गलत बात तो नहीं है गालिब भाई, ये तो आइडियाज एक्सप्लोर कर रहा हूँ आपके साथ, मैं कोई इस पे पक्का माइंड नहीं बना हुआ, आपसे बात डिस्कशन। ये है कि आप ये समझ रहे हैं कि कॉजेलिटी की जब डेथ हो भी जाएगी या हीट डेथ यूनिवर्स की हो जाएगी, तो उसके बाद कोई नई फिजिक्स आ जाएगी, तो भाई जब फिर वो आ जाएगी तो उस वक्त वाले देख लेंगे, खत्म होगी बात। हम क्या जी। करें फिर? आप जिस बात तक हम लॉजिकली या थ्योरेटिकली भी नहीं पहुंच सकते, हम उस बात को ये समझ लेंगे वो बात एग्जिस्ट करती है, बेवकूफी की बात नहीं है भाई। नहीं। बात सिंपल ये है, ये बात याद रखें, थ्योरी ऑफ नॉलेज ये कहती है जो चीज हम जान सकते हैं उसी पे हम तबसरा कर सकते हैं, ठीक है, जो चीज हम जान नहीं सकते उस पे हम तबसरा भी नहीं कर सकते। ठीक है, जी। नॉलेज का मतलब ये नहीं होता जो हम स्पेक्यूलेट करते हैं। असल में नॉलेज का जो ग्रीक्स का मतलब था मेन, वो यही था, वो चीजें जो कि सर्टेन जिनके बारे में हम हो सकते हैं। तो जिस बात के बारे में हम सर्टेन नहीं हो सकते वो नॉलेज नहीं है, वो स्पेक्यूलेशन है, वो हाइपोथेटिकल है। और हाइपोथेटिकल बातों के बारे में मैं
अक्सर अपने चैनल पे ये रूल बताता रहता हूं कि जिस आप एक आर्ग्यूमेंट बनाते हैं ना, हाँ जी, कि अच्छा जी सब मर्द इंसान होते हैं, यानी जी, सब मर्द इंसान होते हैं, इसलिए प्लेटो भी एक मर्द था। तो ये सब मर्द इंसान जो होते हैं ना, ये एक डेफिनेट पीस ऑफ नॉलेज है। यहां एक बात है जो कि यूनिवर्सली ट्रू है, यहां एक यूनिवर्सल ट्रूथ है, यहां एक डेफिनेट ट्रूथ है। जब हम एक डेफिनेट ट्रूथ की बेस के ऊपर रिजल्ट निकालते हैं, जैसे सब मर्द इंसान होते हैं, और प्लेटो भी एक इंसान था इसलिए, ठीक है, तो ये कंक्लूजन सच निकलता है। जी, मगर हम अगर ये कहें, ठीक है, कि सब एटम स्टेबल होते हैं, ठीक है, इसलिए यूरेनियम का एटम भी स्टेबल है, तो अब आप मुझे बताएंगे, आपने जो प्रेमस लिया था कि सब एटम स्टेबल होते हैं, ये प्रेमस ही गलत था, जी, तो क्या कंक्लूजन सही निकलेगा? नहीं निकलना ना। नहीं, अब इसी तरह एक हाइपोथेटिकल ले लें, ठीक है, अब हम ये बात करते हैं कि सब एटम्स के अंदर वो जो एक मार्वल स्टूडियोज वालों का एक जो है ना वो पार्टिकल है, पिंप पार्टिकल, जो कि चीजों को साइज देता है, वो होता है। अब क्योंकि ये बात हाइपोथेटिकल है, और फिर हम कहेंगे यूरेनियम के एटम में भी पिंप पार्टिकल होता है, तो अब ये बात जो है वो हाइपोथेटिकल ही रहेगी, क्योंकि किसी ने भी साबित नहीं किया कि पिंप पार्टिकल होता है। सिंपल सी बात है, खत्म होगी बात, ठीक है। तो हाइपोथेटिकल रिजल्ट निकला है, तो आप अब जिन बातों पे आप हाइपोथेटिकल प्रेमिस लें और उसके ऊपर आपके हाइपोथेटिकल रिजल्ट निकलते जाएंगे, बिल्कुल ठीक है। सही कह रहे हैं गालिब भाई, ये गॉड भी तो एक हाइपोथेसिस ही है। और मैंने जो सारे क्वेश्चंस आपसे आज किए हैं कि बिग बैंग से पहले क्या था, या एबायोजेनेसिस का सबूत क्या है, या इनफाइनाइट प्रोग्रेस क्या है, ये सारे हाइपोथेसिस पे ही हैं, इनके किसी के पास भी कोई एग्जैक्ट आंसर नहीं है। बाकी एग्जैक्ट आंसर्स पे तो आपके साथ बहुत डिस्कशंस लोग करते रहते हैं, मैंने इसलिए जान के ज़रा से एब्स्ट्रैक्ट किस्म का क्वेश्चंस किए हैं, ताकि मैं थोड़ा क्योंकि सोचता रहता हूँ इस बारे में, तो शायद आपसे डिस्कशन करके और ज़्यादा कुछ आइडियाज़ मिले। तो अगर आप ये कह रहे हैं कि इन पे कुछ ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, तो ठीक है, तो मैं समझता हूँ आपकी बात। टाइम तो इन पे वेस्ट करने की बात यह है कि आपने सोचने तक कर सकते हैं, जी, मगर आप इनको सच समझ के ना बैठे। नहीं, 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 बिल्कुल, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, ये तो समझने की बात नहीं है। इंसान का जिस तरह सीखने का और नॉलेज का सफ़र चलता रहता है, तो एक खुदा के जंगल से निकले हैं, तो आगे अब दूसरी चीज़ों में थोड़ा-सा टाइम लगाते रहते हैं, तो कोई इस पे रिसर्च चलती रहती है। चलिए, बहुत शुक्रिया गालिब भाई, हमेशा आपसे यूज़फुल बातें होती हैं और सीखने को मिलता है बहुत कुछ। प्लीज़ अपना अच्छा ये काम जारी रखिए। बहुत शुक्रिया। चलें ठीक है, ओके ओके, बाय। थैंक यू। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें। इसके साथ साथ आप मेरे चैनल को पेट्रियन पर सपोर्ट कर सकते हैं। पेट्रियन का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है।